हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट सिलेबस फॉर जी पैटर्न नाइप पर। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ डिवाइसेस के बारे में, जिनके नाम आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए दिख रहे हैं। और ये बेसिकली पार्ट है आपके एनालिसिस का भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम कवर करते हैं। ठीक है। रिया, एलिसा और जीई। जीई बोले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से। 10 मिनट का टारगेट लगा रहा हूँ मैं, देखते हैं इसके अंदर हो पाता है कि नहीं हो पाता। बट जैसा मैंने बोला कि इसके बाहर नहीं आएगा, चाहे जी पैट हो, नाइपर हो, आई आई टी बी एच हो, सी ई टी पी जी हो। बाकी अगर बहुत टफ पेपर बन गया तो अलग बात है, नहीं तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिया के बारे में। रिया की फुल फॉर्म होती है रेडियो इम्यून एसे। ठीक है। रेडियो इम्यून एसे जो एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ऑफकोर्स ये बात है लैब में ही करेंगे, गली में तो करेंगे नहीं। ठीक है। तो ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मेजर कर पाते हैं। किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मेजर कर पाते हैं किसी बायोलॉजिकल सैंपल जैसे ब्लड या यूरिन में। तो मान के चलो तुम्हारे पास कोई बायोलॉजिकल सैंपल है जैसे कि ब्लड, और तुम्हें उसके अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी वो पता लगाना है, तो रिया काम आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो रिया के अंदर जो खास बात है जहां से क्वेश्चन अटकेगा वो ये है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन 125 का इस्तेमाल करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये, है ना। चलो, तो ये जो आइसोटोप होता है ये किसी एंटीबॉडी या एंटीजन के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है। और इसकी मदद से सैंपल के अंदर जो टारगेट सब्सटेंस है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद से इसको ढूंढ पाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन भी पता लगा पाते हैं। ढूंढ पाते हैं मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है। चलो, तो ये भी समझ आ गया। आगे चले। अब रिया के बारे में खास बात यह है कि रिया जो है बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेता है, इवन इन पिकोग्राम और नैनोग्राम की रेंज को। मतलब इतना ज़्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप आ गया ना इसमें, है ना। रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह वगैरह सुना होगा आपने कहानी, बड़ा खतरनाक होता है। तो इतनी खतरनाक चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो सीधी सी बात है, काम भी अच्छा करेगा ना, वेरी लो कंसंट्रेशन को मेजर कर लेता है। ठीक है। अब यही चीज़ इसकी डिसएडवांटेज बन गई, क्योंकि आज के समय में इसको लार्जली रिप्लेस कर दिया गया बाय अ नॉन रेडियो एक्टिव मेथड जिसका नाम है एलिसा। एलिसा बोले तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि रेडियो इम्यूनोएसे करता क्या है। पहली बात, किसी सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो आपको बता देगा विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप आयोडीन 125, जो कि जुड़ा होता है एक एंटीबॉडी या एंटीजन के साथ, और सैंपल में जाके कितना अमाउंट ऑफ टारगेट सब्सटेंस है उसको क्वांटिफाई कर देता है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वो भी बता देगा। ठीक है। चलो, इसको रिप्लेस करके हम ले आए हैं, एलिसा को। ठीक है। चलो, आगे चलते हैं। तो इतना ही पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग वगैरह बहुत डीप हो जाएगा, है ना। चलो, एलिसा की बात करते हैं। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे नाइपर में या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म बताओ। तो ये जो मेथड होता है इसकी मदद से हम किसी भी सैंपल में किसी स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी का भी पता लगाते हैं। तो ये मेथड जो है स्पेसिफिकली एंटीबॉडी और एंटीजन के लिए है। ठीक है। चलो, और इसका प्रिंसिपल है, ये बेस्ड अपॉन है स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यही क्वेश्चन जी पैट 2019 में आया था कि भैया एलिसा का प्रिंसिपल क्या है, और ऑप्शन में दिया था बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ऐसे कुछ था। ठीक है। तो मतलब वर्ड्स कुछ अलग थे लेकिन मतलब यही था। ठीक है, कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच बाइंडिंग होती है और उसके बेसिस पे ही एलिसा काम करता है। क्या काम करता है? सैंपल में कितना एंटीजन है कितना एंटीबॉडी है ये पता लगाता है। कैसे पता लगाता है? एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, वो सिग्नल होता है कलर या फ्लोरेसेंस। कुल मिला के कुछ कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कलर्ड प्रोडक्ट्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन।
मतलब कलर की मदद से आप पहचान पाते हो कि कौन सा एंटीजन है। ठीक है, चलो। ओके, सिग्नल को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर या फ्लोरेसेंस रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा सिग्नल इंटेंस होता है, जितना ज़्यादा सिग्नल इंटेंस होगा, जितना ज़्यादा बड़ा सिग्नल होगा, इससे पता लगता है कि जो हमारा एंटीजन जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसकी अमाउंट भी उतनी ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इट्स वेरी सिंपल, सिग्नल की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टारगेट एंटीजन, टारगेट एंटीजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, जितना ज्यादा इंटेंस सिग्नल, उससे पता लगेगा कि जो एंटीजन हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी जिसकी मात्रा हम पता लगाना पाते हैं, जानते हैं, उसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, हाँ अब ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें कुछ एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जी पैट 2018 में ये भी पूछा गया था। एंजाइम का नाम है भाग। ठीक है, भाग, हिंदी वर्ड है अपना भाग। तो बी से बीटा गैलेक्टोसिडेस। अरे हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था अभी पिछली यूनिट में। यूनिट कौन सी थी? 7 पार्ट में हमने पढ़ा था। हॉर्स परऑक्सीडेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ग्लूकोस ऑक्सीडेस। सर ये वाला भी हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में। क्या करता था कमेंट बॉक्स में बताओ? अल्कलाइन फॉस्फेटेस, चलो मैं ही बता देता हूँ। फॉस्फेटेस है तो फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये ट्रिक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलिसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एलिसा जो है एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हॉर्मोन्स हैं, वायरल प्रोटीन्स, कैंसर बायोमार्कर्स। ठीक है, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, मतलब बेसिकली सैंपल जो होता है ना, वो आपका ब्लड, यूरिन, सलाइवा, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इनके अंदर हम चीज़ों को डिटेक्ट करके पता लगा पाते हैं कि भैया कौन सी डिजीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, बाकी ये भी काफ़ी पावरफुल टेक्निक होती है, जो कि वेरी लो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, जस्ट लाइक रिया, जस्ट लाइक रिया हमारी एलिसा भी वैसा ही काम करती है। ठीक है, याद रखना, बायोलॉजिकल सैंपल, ब्लड, सलाइवा, यूरिन के अंदर ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ ये इसको क्वांटिफाई भी करती है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, और इस बेसिस पे हम ये पता लगा पाते हैं वायरल प्रोटीन्स का, कैंसर का, है ना। चलो, तो ये भी हो गया क्लियर। और आज का लास्ट टॉपिक, मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीई। ये एक ऐसी लैब की टेक्निक है जिसकी मदद से हम डीएनए के मॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट और एनालाइज कर पाते हैं। बस, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनको एनालाइज कर लेंगे और सेपरेट कर देंगे। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में ही आ जाता है आपका डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। इसका मैकेनिज्म लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब प्रिंसिपल लिख लो। ये तो फार्माकोलॉजी में बोलते हैं ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब भाई फार्माकोलॉजी फेवरेट है अपना, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन निकल जाता है मुंह से। तो प्रिंसिपल इसका ये है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए, डीएनए को उनके साइज के बेस पे और चार्ज के बेस पे सेपरेट करता है, बस। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए डीएनए पे चार्ज होता है, आपको पता ही है। ठीक है, कॉज देम टू मूव थ्रू मीडियम। इसमें मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, मीडियम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव, ओके, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, है ना, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो कुल मिला के इस टेक्निक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है,
और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब इसमें बोला गया था इसमें जेल और सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है पॉली एक्रिलेमाइड और दूसरा है अगारोस। ठीक है, जहां पर भी हम पॉली एक्रिलेमाइड का इस्तेमाल करें तो उसे बोला जाता है पेज। पेज सर, पेज क्या हुआ? PA पॉली एक्रिलेमाइड, GE जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसी जेल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इन्हीं दो बेसिस पे, इन्हीं दो जेल के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। पॉली एक्रिलेमाइड GE और एगोरस GE। ठीक है, तो भैया ये किस टाइप के मॉलिक्यूल पे काम करता है? जो हमारा पॉली एक्रिलेमाइड होता है प्रोटीन पे, DNA RNA दोनों के लिए। एगरोस जो है प्रोटीन पे नहीं कर पाता इतना, DNA RNA के लिए होता है। DNA RNA को सेपरेट कर देगा। और पॉली एक्रिलेमाइड प्रोटीन को भी सेपरेट करेगा, DNA को भी करेगा, RNA को भी करेगा। ज्यादा एडवांस है ये। ठीक है, ज्यादा एडवांस है। फॉर्मेशन बनता कैसे पॉली एक्रिलेमाइड? देखो, पॉली एक्रिलेमाइड में ही इसका मतलब लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, क्या? एक्रिलेमाइड। तो इसके अंदर बेसिकली एक्रिलेमाइड की यूनिट्स होती हैं जो पॉलीमराइज हो जाती हैं। पॉलीमराइजेशन समझते हो? मान के चलो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, एक ये यूनिट है। जब एक ही जैसी सेम यूनिट आपस में जुड़ती चली जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉली एक्रिलेमाइड के अंदर, पॉली एक्रिलेमाइड के अंदर एक्रिलेमाइड की यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। साथ ही साथ क्रॉस लिंकर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जैसे कि मेथाइलिन एक्रिलेमाइड यूनिट्स, जिससे एक पोरस मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगारोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पॉली एक्रिलेमाइड में एक्रिलेमाइड की यूनिट्स होती हैं और एगरोस के अंदर एगरोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितना आसान है। ठीक है, नेचर की बात करें तो जो पॉली एक्रिलेमाइड है वो क्लियर और टॉक्सिक रहता है, और एगरोस की बात करें ये ओपेक और नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक। तो ये एक डिफरेंस आपको पता लग गया यहाँ से कि जो एगरोज है वो नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, पोर साइज की बात करें, पोर साइज, पोर्स होंगे ना तभी तो वहां से बेसिकली जो हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस हैं या पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो वहां से निकल पा रहे होंगे। तो पोर साइज पेज के अंदर पॉली एक्रिलेमाइड के अंदर स्मॉल होता है, एगरोस के अंदर लार्ज होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी चलते हैं। तो इसको फिनिश कर लिया हमने। स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दो केमिकल बड़े फेमस हैं, इथिडियम ब्रोमाइड और SDS। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR। ठीक है, ओके, चलो इसका इस्तेमाल करके हम DNA और RNA को विजुलाइज कर पाते हैं। विजुलाइज मतलब देख पाते हैं। कहाँ पर? अंडर UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये बात आपको पता लग गई। दोनों केसेस में, चाहे वो पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, दोनों के केस में जो पोर का साइज होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द जेल यूज्ड। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर का जो साइज होता है ना वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, चलो पेज की बात करते हैं। पेज कैन ऑल्सो बी यूज सेपरेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दैट डिफर इन लेंथ बाय जस्ट 1 न्यूक्लियोटाइड। तो कुल मिला के सिंपल भाषा में पेज ज़्यादा एडवांस है। ये प्रोटीन को भी सेपरेट करता है, ये DNA को भी सेपरेट करता है, ये RNA को भी सेपरेट करता है। साथ ही साथ ये सिंगल स्ट्रैंडेड SS DNA को भी सेपरेट कर देता है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, चलो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। लास्ट, सोडियम डी टोकाइल सल्फेट। ये एक अनायनिक डिटर्जेंट होता है। ये जरूर आपने फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा, है ना? ओके, इसका फायदा क्या होता है? ये बेसिकली डीनेचुरेंट होता है, डीनेचुरेशन करता है। किसकी? प्रोटीन्स की। प्रोटीन को डीनेचर करता है। ये कैसे करता है? बेसिकली जो प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको डीनेचर करके ये लीनियर बना देता है। हमने लीनियर क्यों बनाया? हमने लीनियर इसलिए बनाया ताकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए। अलग अलग बेसिकली स्ट्रक्चर होगा तो चार्ज यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को यूनिफॉर्म करने के लिए हमने
ये केमिकल इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। साथ ही साथ एसडीएस जो है कंपैटिबल है पॉली एक्रिलामाइड और एगोरोस जेल्स के साथ, कंपैटिबिलिटी दिखाता है, इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये अनायनिक डिटर्जेंट है, पहली बात। एक डी नेचुरेंट है, दूसरी बात। ठीक है, और तीसरी बात ये चार्ज को यूनिफॉर्म कर देता है। ठीक है, क्योंकि सबको लीनियर बना देता है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 8। इसके बाद आपके जो टॉपिक रह गए मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपका रह गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी ये रहता है, और ये 5 मिनट का है। ठीक है, हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी 10 मिनट में हो जाएगी। और एक छोटा सा टॉपिक और रहता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी 5 मिनट का है। ठीक है, तो इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपकी फिनिश। जीपैट हो, नाइपर हो, CUT-PG हो, IIT-BHE हो। ठीक है, क्वेश्चन 99.99% इसी से आएंगे, इसी से आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लेना व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। थैंक यू।